तो आज हम इतिहास के सबसे बड़े और सबसे जटिल इंटरनेशनल मैनहंट की बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि ये अरबों डॉलर की अत्याधुनिक तकनीक और एकदम साधारण, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाली एक एनालॉग रक्षा प्रणाली के बीच की एक बहुत ही हाई स्टेक टक्कर है। चलिए इन घटनाओं की गहराई में उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को पूरे 10 सालों तक उलझाए रखा। अब सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि दुनिया का सबसे वांटेड इंसान, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों और एडवांस्ड मिलिट्री से पूरे 1 दशक तक खुद को कैसे छुपा सका। जरा सोचिए, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और ग्लोबल सर्वेलेंस के इस दौर में कोई अकेला व्यक्ति इतने लंबे समय तक रडार से पूरी तरह कैसे गायब हो सकता है? इसका जवाब किसी भी स्पाई थ्रिलर से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, टोरा बोरा से फरारी। 9/11 के हमलों के तुरंत बाद इस पूरी जांच की दिशा एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद अहम घटना से तय हुई। हुआ ये था कि बोस्टन लोगन एयरपोर्ट पर एक हाईजैकर का बैग कनेक्टिंग फ्लाइट डिले होने की वजह से वहीं छूट गया था। उसी बैग के अंदर कुछ ऐसे ट्रेनिंग मैनुअल्स और अहम निर्देश मिले जिसने इस दशक भर लंबी खोज का पहला रास्ता खोला। चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 9/11 की त्रासदी के बाद 20 सितंबर को अमेरिका ने सरेंडर की सख्त मांग की। मना करने पर अफगानिस्तान में एक अभूतपूर्व मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया और टारगेट को टोरा बोरा के दुर्गम पहाड़ी इलाके में चारों तरफ से घेर लिया गया। लगा कि बस अब ये मैनहंट कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। दुनिया सांस रोके देख रही थी, लेकिन फिर 12 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहीं पर एक बेहद चतुर और खतरनाक रणनीति का इस्तेमाल हुआ। जब अमेरिका भारी बमबारी कर रहा था, तब टारगेट ने जानबूझकर एक असुरक्षित रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल किया और CIA को सुनाते हुए सरेंडर करने का नाटक किया। उसने 1 दिन के सीजफायर की मांग की और खुफिया एजेंसियां इस झांसे में आ गईं। बमबारी रुकी और ठीक उसी समय वो घोड़ों और खच्चरों पर बैठकर खामोशी से पहाड़ों के रास्ते पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भाग निकला। दुनिया की सबसे आधुनिक सेना को कुछ जानवरों और एक चालाक चाल से मात दे दी गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, गोइंग कम्प्लीटली डार्क, मतलब पूरी तरह से रडार से गायब हो जाना। अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान के कबायली इलाके में पहुंचने के बाद रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। रडार से गायब होने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बिल्कुल जीरो कर दिया गया। ये डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटाने का एक एक्सट्रीम लेवल था। ये कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ CIA का अरबों डॉलर का सर्वेलेंस सिस्टम है, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, फोन ट्रैकिंग और लिसनिंग डिवाइस, और दूसरी तरफ इंटरनेट बिल्कुल नहीं, फोन का तो नामो निशान नहीं, सिर्फ हाथ से लिखे हुए कागज के छोटे टुकड़े और कुछ बेहद भरोसेमंद कुरियर। इस बिल्कुल साधारण और पुराने जमाने के एनालॉग तरीके ने अमेरिका की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। डिजिटल कम्युनिकेशन का भी एक ऐसा जुगाड़ निकाला गया जो सच में दिमाग घुमा दे। अगर कोई अर्जेंट मैसेज देना होता तो कुरियर इंटरनेट कैफे जाकर जीमेल में लॉगिन करता और मैसेज सिर्फ ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर देता था। फिर दूसरा सदस्य किसी दूसरे देश में उसी पासवर्ड से लॉगिन करके उस ड्राफ्ट को पढ़ता और तुरंत डिलीट कर देता। मतलब कोई ईमेल कभी सेंड ही नहीं किया गया। जब कोई डेटा ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो उसे रास्ते में ट्रैक या इंटरसेप्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। क्या मास्टर स्ट्रोक था ये। लेकिन सालों बीत रहे थे और CIA की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। इसी हताशा में उन्होंने अबू दुजाना नाम के एक व्यक्ति को डबल एजेंट बनाकर भेजा। CIA को लगा कि फाइनली कोई बड़ी लीड मिल गई है, लेकिन असल में वो एक ट्रैप था। कैंप चैपमैन में इस डबल एजेंट ने खुद को विस्फोटकों से उड़ा लिया और CIA के 7 टॉप अधिकारी मारे गए। CIA के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा और दर्दनाक झटका था। तीसरा हिस्सा, अ सिंगल फोन कॉल। इस भारी नुकसान और दशकों की मेहनत के बाद सफलता किसी अरबों डॉलर की तकनीक से नहीं मिली, बल्कि इंसानी स्वभाव की एक छोटी सी चूक से मिली। आइए समझते हैं कि कैसे एक पल की लापरवाही से पूरी कहानी पलट गई। 27 अगस्त 2010 सबसे भरोसेमंद कुरियर इब्राहिम पेशावर की भीड़ में था। सालों की लंबी भागदौड़ और थकान की वजह से उसने अपनी सख्त संचार की आदतें तोड़ दी। उसने एक पब्लिक इलाके से अपना पर्सनल फोन ऑन किया और कुछ सेकंड के लिए बात कर ली। बस CIA को इसी पल का इंतजार था। उन्होंने तुरंत लोकेशन ट्रैक कर ली और इब्राहिम की सफ़ेद सुजुकी जीप का पीछा करते हुए एबटाबाद शहर के एक रहस्यमयी घर तक पहुंच गए।
अब इब्राहिम जिस घर में गया वो कोई आम घर तो था नहीं। सीआईए के एनालिस्ट्स ने जब इसे देखा तो वो चौंक गए। 38,000 स्क्वायर फीट का एक विशाल कंपाउंड, 18 फीट ऊंची दीवारें जिन पर कंटीले तार लगे थे, सबसे ऊपरी बालकनी में 7 फीट की एक एक्स्ट्रा दीवार ताकि कोई दूर से अंदर ना देख सके, न फोन लाइन न इंटरनेट, और वो अपना कचरा भी बाहर फेंकने के बजाय अंदर ही जलाते थे। और सबसे अजीब बात, ये सब एक पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमी के बिल्कुल बगल में था। आस पड़ोस के लोगों के साथ उनका व्यवहार भी बहुत अजीब था। अगर गली में खेलते हुए बच्चों की क्रिकेट बॉल गलती से अंदर चली जाती तो वो गेट खोलकर बॉल वापस नहीं करते थे। इसके बजाय वो बच्चों को उस बॉल की कीमत का 10 गुना पैसा दे देते थे ताकि कोई भी अंदर झांकने की कोशिश ना करे। ये बात इतनी असामान्य थी कि इसने खुफिया एजेंसियों का शक और पक्का कर दिया। चौथा हिस्सा, वॉचिंग द कंपाउंड। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वाकई उस किले के अंदर वही टारगेट है जिसकी तलाश है। इसे कंफर्म करने के लिए एक बेहद खामोश और नाजुक खेल शुरू हुआ, क्योंकि जरा सी भी भनक लगी तो टारगेट हमेशा की तरह फिर गायब हो सकता था। सीआईए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रात के अंधेरे में इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल हुआ। पेड़ों में छोटे छोटे लिसनिंग डिवाइस छुपाए गए, पड़ोसी की छत से छुपकर तस्वीरें ली गईं, लेकिन सबसे ऊपरी बालकनी में टहलने वाले इंसान का चेहरा कभी नहीं दिखा। इसलिए सीआईए ने दिन के अलग अलग समय पर दीवार पर पड़ने वाली उसकी परछाई की लंबाई का एनालिसिस किया ताकि उसकी हाइट का सटीक अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन यार, सिर्फ परछाई से काम तो नहीं चलता, उन्हें चाहिए था पक्का सबूत, यानी डीएनए। इसके लिए एक बहुत ही दुस्साहसिक प्लान बनाया गया। डॉक्टर शकील अफरीदी नाम के एक स्थानीय व्यक्ति को हायर करके हेपेटाइटिस बी का एक फर्जी फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया गया। मकसद वैक्सीन देना नहीं था, बल्कि किसी तरह घर के अंदर घुसकर बच्चों के डीएनए सैंपल लेना था, ताकि वैज्ञानिक रूप से साबित हो सके कि टारगेट का परिवार वहां है। पर पता है क्या, ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो गया। डॉक्टर अफरीदी जब कंपाउंड के मेन गेट पर पहुंचे तो इब्राहिम ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया और गेट से ही भगा दिया। कोई डीएनए नहीं मिला और व्हाइट हाउस को बिना पक्के सबूत के ही अपना अगला कदम तय करना पड़ा। और फाइनली पांचवा हिस्सा, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। अब टाइम खत्म हो रहा था और खुफिया रिपोर्ट्स बता रही थी कि टारगेट वहां से भागने की तैयारी में है। डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उस वक्त प्रेसिडेंट के सामने 3 ऑप्शंस रखे गए। पहला, 24B2 बम गिराकर पूरा कंपाउंड उड़ा देना, लेकिन इसमें बेगुनाह नागरिकों की जान जाने का बहुत बड़ा खतरा था। दूसरा, प्रिसिजन ड्रोन स्ट्राइक, पर इसमें टारगेट के बच निकलने के चांस थे। और तीसरा, नेवी सील रेड, जिसमें अपने ही जवानों की जान का भारी रिस्क था। तमाम जोखिमों के बावजूद सबसे खतरनाक रास्ता चुना गया, एक डायरेक्ट कमांडो रेड। इस खतरनाक मिशन का जिम्मा मिला 24 एलीट नेवी सील्स को। 1 मई की रात घना अंधेरा था और इन्हें रडार से बचाते हुए भेजा गया। उनके साथ एक बहुत ही खास मेंबर भी था, कैरो नाम का एक ट्रेंड बेल्जियन मैलिनॉइज डॉग, जो विस्फोटक सूंघने के लिए उनके साथ था। लेकिन भाई, प्लान कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। ऑपरेशन शुरू होते ही उनका एक खास स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अचानक एक एरोडायनामिक फेलियर में फंसा और सीधा कंपाउंड की कंक्रीट की दीवार से जा टकराया। एक झटके में मिशन की सारी सीक्रेसी खत्म। भारी आवाज और आग से पाकिस्तानी सेना चंद मिनटों में वहां पहुंच सकती थी। सोचिए, 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध छिड़ने का सीधा खतरा पैदा हो गया था। इतने बड़े क्रैश और खतरे के बावजूद सील्स का फोकस 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिला। उन्होंने बिना किसी पैनिक के भारी स्टील के दरवाजों को तोड़ा, हर फ्लोर को क्लियर किया और अंततः टारगेट को ढूंढकर एलिमिनेट कर दिया। क्रैश से लेकर वापसी की उड़ान भरने तक इस पूरे ऑपरेशन में टीम को सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट लगे। और यहाँ एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची चीज हुई। दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री इतना बड़ा मिशन कर रही थी, लेकिन वो अपना एक साधारण सा मेजरिंग टेप ले जाना भूल गए थे। टारगेट की 6 फुट 4 इंच की लंबाई कंफर्म करने के लिए उन्हें 6 फुट लंबे एक जवान को डेड बॉडी के बगल में फर्श पर लिटाकर हाइट का अंदाजा लगाना पड़ा। इतने हाईटेक ऑपरेशन में ये एनालॉग विडंबना सच में हैरान कर देने वाली है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या एक दशक की इतनी बड़ी वैश्विक लागत, अरबों डॉलर की अत्याधुनिक तकनीक और अनगिनत बलिदानों का नतीजा बस इन 40 मिनटों के एक ऑपरेशन में समेटा जा सकता है? आधुनिक इतिहास के इस खौफनाक अध्याय ने
इंसान की दृढ़ता, साधारण एनालॉग तरीकों की ताकत और सर्वशक्तिमान तकनीक की सीमाओं को हमारे सामने लाकर रख दिया है। इस पर आप जरूर विचार